बुलेटिन में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। ये बड़ी और अहम जानकारी, इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन 21 से 25 सितंबर तक होगा आयोजन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी उद्घाटन। तो आपको बता दें कि राज्यपाल और सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रही। जहां ट्रेड शो में ओडीओपी और एमएसएमई पर फोकस किया गया है और ऐसे में 400 इंटरनेशनल खरीदारों को भी न्योता दिया गया है। तो इंटरनेशनल ट्रेड शो का ये भव्य आयोजन किया गया है। 21 से 25 सितंबर तक इसका आयोजन किया जाना है। आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इसका उद्घाटन करेंगे और ऐसे में राज्यपाल और सीएम योगी भी इसमें मौजूद रहेंगे। साथ ही आपको बता दें कि ट्रेड शो में ओडीओपी और एमएसएमई पर खास फोकस किया गया है। तो लाइव तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं इंटरनेशनल ट्रेड शो की, जहां आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस दौरान मौजूद हैं। साथ ही आपको बता दें कि इस ट्रेड शो के जरिए जहां अर्थव्यवस्था $1 ट्रिलियन का लक्ष्य रखा गया और ऐसे में यूपी में ये ट्रेड शो आयोजित किया गया है। 21 सितंबर से 25 सितंबर तक इसका भव्य आयोजन होना है और साथ ही आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इसका उद्घाटन करेंगी। तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ भी इंटरनेशनल ट्रेड शो में मौजूद हैं। तो यूपी में यह पहला इंटरनेशनल ट्रेड शो आयोजित किया गया और ऐसे में जहां इसको लेकर के सभी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। ग्रेटर नोएडा में ये पहला इंटरनेशनल ट्रेड शो आयोजित किया जा रहा है, जहां 21 सितंबर से 25 सितंबर तक इसका आयोजन होना और ऐसे में आपको बता दें कि $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य रखा गया है। तो वहीं आपको ये भी बता दें कि इस ट्रेड शो के जरिए जहां कई सारे व्यापारियों को भी न्योता दिया गया है और साथ ही आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इसका उद्घाटन करेंगी। तो ग्रेटर नोएडा की ये लाइव तस्वीरें भी दिखा रहे हैं आपको, जहां पर इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन किया गया है। साथ ही आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस दौरान जहां ट्रेड शो में पहुंचे हैं और 400 इंटरनेशनल खरीदारों को इस ट्रेड शो में न्योता दिया गया है। साथ ही आपको बता दें कि इस ट्रेड शो में एमएसएमई और ओडीओपी पर खासा फोकस किया गया है। तो यूपी में यह पहला इंटरनेशनल ट्रेड शो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी को एक और सौगात देने जा रहे हैं। वाराणसी को अब एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम मिलने जा रहा है, जिसका शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 सितंबर को करेंगे। आधुनिक सुविधाओं से लैस ये स्टेडियम 2 सालों में बनकर तैयार होगा। यहाँ पर आईपीएल के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय मैचों का भी आयोजन किया जाएगा। शहर के राजा तालाब इलाके में बनने वाले इस स्टेडियम की मनमोहक तस्वीरें भी सामने आई हैं। प्रदेश पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह गोरखपुर पहुंचे, जहां उन्होंने पशुओं में फैल रहे लंपी वायरस को लेकर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पशुओं में लंपी वायरस तेजी से फैल रहा है, जिसके रोकथाम के लिए वैक्सीन का भी सहारा लिया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने बीमारी की रोकथाम के लिए अधिकारियों को भी दिशा निर्देश दिए हैं। गोरखपुर में और गोरखपुर के कुछ पूर्वांचल के जिलों में लंपी स्किन डिजीज जो संक्रामक महामारी पशुओं में फैली है। अब ये आगे और पशुओं को प्रभावित ना करे, पशुओं की मृत्यु ना हो, हमने पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध करा दी है और इस रोग के उपचार और उसकी पहचान भी गाय पर बोले पड़ जाते हैं। तो हर पशुशाला में शाम को नीम की पत्तियों का धुआं देना, वैक्सीन लगवा देना। तो यहाँ पूरी तरीके से इस पर फोकस किया है। और रुक करेंगे बड़ी खबर का। बड़ी खबर आपको बता दें, सांसद डिंपल यादव का बीजेपी पर निशाना।
ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, जहां सांसद डिंपल यादव ने निशाना साधते हुए कहा कि सरकार की नीति और नियत पर भरोसा नहीं है, पिछड़ी और अति पिछड़ी पर निर्भर है बीजेपी का अस्तित्व, नहीं चाहते कि पिछड़ी जाति की महिलाएं संसद तक पहुंचे। ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां उन्होंने ट्वीट कर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार की नीति और नियत पर भरोसा नहीं है, पिछड़ी और अति पिछड़ी पर निर्भर है बीजेपी का अस्तित्व, बीजेपी नहीं चाहती कि पिछड़ी जाति की महिलाएं संसद पहुंचे। साथ ही उन्होंने अपने ट्वीट में यह भी कहा कि ये नहीं चाहते विधानसभा में देश की आवाज बने। ये बड़ी खबर, जहां सांसद डिंपल यादव ने अब भारतीय जनता पार्टी पर ट्वीट कर निशाना साधा है। तो वहीं उन्होंने अपने ट्वीट में भी जिक्र किया कि पिछड़ी और अति पिछड़ी पर बीजेपी का अस्तित्व निर्भर है और ये नहीं चाहते कि पिछड़ी जाति की महिलाएं संसद पहुंचे। तो वही खबरों में आगे बढ़ेंगे। आगरा में बीडी जैन कन्या महाविद्यालय में एसीपी सदर अर्चना सिंह अपनी टीम के साथ पहुंची। दरअसल उन्हें सूचना मिली थी कि बीडी जैन कन्या महाविद्यालय के आसपास कुछ मंचली छात्रों को परेशान करते हैं। तो वहीं एसीपी ने कॉलेज छात्राओं से बातचीत कर समस्या के बारे में जानकारी भी ली। साथ ही कॉलेज के बाहर तैनात एंटी रोमियो पुलिस को भी मंचलों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए। आपको बता दें कि जनता टीवी ने एंटी रोमियो स्क्वाड टीम की मुस्तैदी पर प्रमुखता से खबर चलाई थी, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। सोशल मीडिया के माध्यम से शिकायत प्राप्त हुई थी कि बीडी जैन कॉलेज के आसपास कुछ लड़के आकर के लड़कियों को परेशान करते हैं। इस सूचना को ध्यान में रखते हुए आज थाना सदर की टीम और हम सभी लोग यहाँ पर आए थे। इससे बात की गई, उन्हें जागरूक किया गया, ये समस्याएं सुनी गई। तो हमें ये जानकारी मिली है कि कंपनी गार्डन वाला जो पीछे का रास्ता है, वहाँ पे जब लड़कियां जाती हैं तो कुछ लड़के आधे तक खड़े रहते हैं, जिससे उन्हें परेशानी होती है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए हम यहाँ जो एंटी रोमियो टीम आई है उसको भी निर्देशित कर दिया गया है। और रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर, बड़ी जानकारी कानपुर से। इरफान सोलंकी की बढ़ी मुश्किलें, ये बड़ी खबर, जहां सपा विधायक पर एक और मुकदमा दर्ज हुआ है। आपको बता दें कि जाजमाऊ थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां पहले से ही जेल में बंद है सपा एमएलए, और ऐसे में आपको बता दें कि आगजनी और प्लॉट कब्जा मामले में उन पर जहां पहले से ही उनको बंदी बनाया गया, और ऐसे में अब एक बार फिर उन पर एक और मुकदमा दर्ज हुआ है। तो जाजमाऊ थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि पहले से ही सपा विधायक जेल में बंद हैं। आगजनी और प्लॉट कब्जा मामले में पहले ही उनकी गिरफ्तारी हुई थी, जहां उनको अभी फिलहाल जेल में उन्हें बंद किया गया है। तो वही अब एक और मुकदमा दर्ज हुआ है। ये बड़ी खबर कानपुर से आपको बता रही, जहां जाजमाऊ थाने में इरफान सोलंकी पर मुकदमा दर्ज किया गया है। तो ऐसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी आरती त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गई हैं। आरती, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, देखिए जिस तरीके से पहले ही इरफान सोलंकी तमाम मामलों को लेकर के जेल में बंद है और अब एक और मुकदमा इरफान सोलंकी पर दर्ज हुआ है, मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। जी जागृति, आपका कहना बिल्कुल सही है कि विधायक इरफान सोलंकी की मुश्किलें लगातार बढ़ती चली जा रही है। और इसी घटनाक्रम में हमराज कॉम्प्लेक्स के डायरेक्टर वसीम राइडर ने एक और एफआईआर उनके ऊपर दर्ज कराई हुई है। ये एफआईआर पहले भी दर्ज कराई जा चुकी थी, लेकिन तरफ से 156 टीम में इसकी प्राप्ति हुई है, जिससे कि उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। और पुलिस का कहना है कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और सारे तथ्यों तथा जानकारियां एकत्रित करके इनके ऊपर सारी विधिक कार्यवाहियां की जाएंगी। जागृति, बिल्कुल आरती, ये भी जानना चाहेंगे, देखिए जिस तरीके से अब एक और मुकदमा दर्ज हुआ और ऐसे में जो पीड़ित पक्ष है जिन्होंने मुकदमा दर्ज करवाया है उनका अब आगे क्या कुछ कहना है, और ये पूरा जो मुकदमा दर्ज हुआ है ये किस मसले का है? जी जागृति, ये देखने में आया है कि विधायक इरफान सोलंकी द्वारा जो जमीन की खरीद फरोख्त की और जो हमराज कॉम्प्लेक्स में उनकी डायरेक्टरशिप थी, जिनको उन्होंने सामने नहीं लाए थे, इसी के ऊपर जो सारे इन्वेस्टिगेशन हो रहे हैं और जो भी उनके डिस्प्यूट थे कॉम्प्लेक्स के डायरेक्टर वसीम राइडर की तरफ से, वसीम राइडर अब खुल के सामने आ चुके हैं और एक एक करके वो सारे विधायक
इरफान सोलंकी की साजिशें सामने ला रहे हैं। इसी को लेकर उनके ऊपर मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आरती आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो कानपुर से बड़ी खबर आपको बता रही, जहां सपा विधायक इरफान सोलंकी पर एक और मुकदमा दर्ज हुआ है। जाजमऊ थाने में उन पर मुकदमा दर्ज किया गया है। लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक पारित किया गया। महिला आरक्षण विधेयक राज्यसभा में पेश किया जाना है, जिसको लेकर केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल, भाजपा नेता दिनेश शर्मा, भाजपा सांसद हेमा मालिनी का भी बयान सामने आया है कि कल का दिन बहुत ऐतिहासिक रहा। लोकसभा में सभी दलों ने सर्वसम्मति से इसे पारित किया। आपने देखा लास्ट में 454 का आंकड़ा स्पीकर साहब ने अनाउंस किया था। तो आज राज्यसभा में भी एक बहुत सार्थक बहस होगी और राज्यसभा से भी बिल पास होगा और अल्टीमेटली ये कानून का रूप लेगा और जो एक बहुत लंबा इंतजार है 27 बरस का, वो पूरा खत्म होगा और महिलाओं के लिए एक बड़ा दिन होगा। तो प्रश्न तो उठेंगे ही। किसी देश की संसद है, ये एक कानून बन रहा है। एक कानून बनता है तो हमारे समाज में जितनी विविधता है उसको दृष्टिगत रखते हुए सवाल तो आने वाजिब है और सवाल आने भी चाहिए। ओबीसी कोटा को लेकर भी जो सवाल उठा है वो गलत नहीं है, निराधार नहीं है, बिल्कुल सही है। सभी से अपेक्षा तो यही है कि जिनकी 50% जिनकी आबादी है महिलाओं की, उनको 1/3 अगर हम दे देते हैं, प्रधानमंत्री जी का जो सद प्रयत्न है, बीजेपी की गवर्नमेंट का जो सद प्रयत्न है, ये महिला सशक्तिकरण के लिए है और सभी दलों को सारे। संगम नगरी प्रयागराज में 8 अक्टूबर को एयरफोर्स डे के रूप में मनाया जाएगा। एयरफोर्स डे के दिन सैकड़ों लड़ाकू विमान और आर्मी के चीता हेलीकॉप्टर आसमान में करतब दिखाते नजर आएंगे। ऐसे में विमानों की उड़ान में कोई बाधा न आए, इसके लिए पतंगबाजों पर भी कड़ी नजर रखी जाएगी। आपको बता दें कि पतंगों पर विशेष नजर रखने के लिए टीम का भी गठन किया गया है, जो कि सीधा कमिश्नर और डीएम को रिपोर्ट करेगा। जानकारी के अनुसार कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी शामिल होंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री को भी कार्यक्रम का आमंत्रण भेजा गया है। बागेश्वर के महंत पंडित धीरेन्द्र शास्त्री वृंदावन के सप्तमी पूजन महोत्सव में शामिल हुए। इस दौरान उनके साथ विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय संरक्षक दिनेश चंद्र भी मौजूद रहे। तो वहीं एक बार फिर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदू राष्ट्र को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि आज हिंदू जाग उठा है और जिससे कुछ लोग परेशान हैं। बता दें कि इस सप्तमी पूजन महोत्सव में कई साधु संत और विद्वान शामिल हुए। इस दौरान देश के हालातों पर भी चर्चा की गई। पूरे ब्रजवासियों से प्रार्थना चरणों में दंडवत प्रणाम करके, हम तो साधारण दास हैं, पर दास की एक ही इच्छा है कि अगर ब्रज तीर्थ के अंतर्गत आने वाले पूरे परिक्षेत्र से मदिरा का विक्रय बंद हो जाए तो हमारा क्षेत्र भी पवित्र रहेगा, ब्रजभूमि भी पवित्र रहेगी। यही आज पूज्य मलुकपीठ वाले महाराज जी के जन्मोत्सव पर प्रार्थना है और यही निवेदन। मूर्ख और धूर्त लोग हैं रावण के खानदान के, खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे जैसा हाल है। विचारों को अब कोई उपचार बचा नहीं। हिंदू जाग रहा है, हिंदू एक हो रहा है, संत एक मंचों पर आ रहे हैं। विचारों के पेट में दर्द हो गया है तो इनके पास इसके अलावा कोई उपाय नहीं, करने दो विचारों। और रुक करेंगे 4 मिनट में 18 मंडल की खबरों का। कानपुर में लंबी दूर की ट्रेनों में लूटपाट करने वाले गिरोह का पर्दाफाश। गैंग में शामिल 50,000 के इनामी बदमाश को पुलिस ने किया गिरफ्तार, अन्य की तलाश जारी। कानपुर के एक घर को चोरों ने बनाया निशाना। घर में नशीला पाउडर डालकर मालिक को किया था बेहोश। आगरा में बैंक से धोखाधड़ी के मामले में सपा पदाधिकारी को भेजा गया जेल। फर्जी प्रपत्र तैयार कर बैंक से लिया था 4,33,000 रुपए का लोन। अमरोहा में 20 फीट का विशाल अजगर मिलने से मचा हड़कंप। अजगर ने जंगली जानवर को बनाया निवाला। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने किया अजगर का रेस्क्यू। कानपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में हुई सुरक्षा गार्ड की मौत। परिजनों ने फैक्ट्री में पहुंचकर किया जमकर हंगामा। कन्नौज में तेज रफ्तार कार ने 2 साइकिल सवारों को मारी टक्कर। एक की मौके पर हुई दर्दनाक मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल।
हापुड़ में अज्ञात हमलावरों ने युवक को उतारा मौत के घाट। पहले सिर पर किए कई वार, फिर गला रेतकर की युवक की निर्मम हत्या। अलीगढ़ के डीडीयू अस्पताल में तड़पती रही डेंगू की महिला मरीज, घंटों इंतजार के बावजूद नहीं किया गया इलाज। अस्पताल प्रशासन पर अभद्रता के भी लगाए आरोप। संत कबीर नगर में 9वीं की छात्रा के साथ छेड़खानी, छात्रा ने कक्षा 12वीं के छात्र पर लगाए आरोप, कहा विरोध करने पर आरोपी ने दी मारने की धमकी। मैनपुरी के करहल थाना इलाके में पुलिस के हत्थे चढ़े 2 नटवर लाल, आरोपियों ने किया लाखों की जमीन का फर्जीवाड़ा। आजमगढ़ में एक्शन मोड पर पुलिस पिता और बेटे की गोली मारकर की थी हत्या, हत्यारों के घर पर चला पुलिस प्रशासन का पीला पंजा। कानपुर में नाव कारीगर को काम का लालच देकर की जमकर पिटाई, आरोपियों के चुंगल से निकलकर घर पहुंचा पीड़ित परिजनों ने पुलिस में की शिकायत। मुजफ्फरनगर में अवैध अतिक्रमण पर पुलिस प्रशासन की कार्रवाई, अब सड़कों पर नहीं लगेंगे रेहड़ी और ठेले। रायबरेली में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला महिला का शव, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका, 5 साल पहले हुआ था विवाह। लखनऊ में छात्रा की गोली मारकर हत्या, गणेश चतुर्थी के कार्यक्रम के बाद दोस्तों के कहने पर मकान में गई थी छात्रा। बांदा में दबंगों ने बीच सड़क बाइक सवार के पैर में मारी गोली, परिजनों ने जिला अस्पताल में कराया भर्ती। सहारनपुर में लाइलाज बुखार के चलते डॉक्टर परेशान, अस्पताल के एक बेड पर 2 से 3 मरीज भर्ती, दर्जनों से अधिक की हो चुकी है मौत। फतेहपुर के होम्योपैथिक अस्पताल के गेट पर लटका मिला ताला, अस्पताल के प्रांगण में लगी गंदगी की पहाड़। और चलिए आपको सीधा ये चलते जाए इंटरनेशनल ट्रेड शो में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं वो भी आपको सुनवाते हैं। देख पाएंगे इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के इस पहले इंटरनेशनल ट्रेड शो के उद्घाटन के लिए आपका उत्तर प्रदेश में आगमन उत्तर प्रदेश के 96 लाख से अधिक एमएसएमई उद्यमियों को एक नई प्रेरणा और प्रकाश प्रदान करेगा। मैं उन सब की ओर से आपका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्रीगण, औद्योगिक विकास के मंत्री श्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी जी, सूक्ष्म लघु उद्यम मंत्री श्री राकेश सचान जी, प्रदेश के कृषि मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी, प्रदेश के मत्स्य मंत्री डॉक्टर संजय निषाद जी, प्रदेश के व्यावसायिक शिक्षा के मंत्री श्री कपिल देव अग्रवाल जी, प्रभारी मंत्री और पीडब्ल्यूडी के राज्य मंत्री श्री ब्रजेश सिंह जी, जल शक्ति विभाग के राज्य मंत्री श्री दिनेश कटिक जी, माननीय प्रदेश सरकार के परिवहन मंत्री श्री दयाशंकर सिंह जी, माननीय सांसद डॉक्टर महेश शर्मा जी, हमारे माननीय विधायकगण, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री दुर्गाशंकर मिश्रा जी, प्रदेश के औद्योगिक एवं अवस्थापना विकास के आयुक्त श्री मनोज कुमार सिंह जी और प्रदेश के अलग अलग जनपदों से आए हुए सभी यहां पर एग्जीबिटर्स, दुनिया से आए हुए सभी यहां पर
देश और दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए हमारे सभी बायर्स और उपस्थित भाइयों बहनों, मैं उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से आज के इस उद्घाटन कार्यक्रम के अवसर पर इस आयोजन की सफलता आप सबकी उपस्थिति के रूप में प्रदर्शित कर रही है। इस अवसर पर मैं आप सबका भी हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। उत्तर प्रदेश को इस अवसर पर जानने, उसकी क्षमता को नजदीक से महसूस करने, यहां की सांस्कृतिक समृद्धि और समृद्ध आध्यात्मिक परंपरा को जानने का भी एक अवसर आप सभी को प्राप्त होगा। क्योंकि यह उत्तर प्रदेश का पहला इंटरनेशनल ट्रेड शो है। स्वाभाविक रूप से इस शो को आयोजित करने के लिए हम सबके सामने चुनौतियां थीं। कैसे लोग आएंगे, कैसे कार्यक्रम आगे बढ़ना है, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो मार्गदर्शन और प्रेरणा थी, जिसके बल पर उत्तर प्रदेश ने पिछले 6 वर्षों में एक बीमारू राज्य से उभर करके आज देश की अर्थव्यवस्था के एक समृद्ध राज्य की ओर कदम बढ़ाया है, वह हम सब के लिए एक नई प्रेरणा थी और उसको शोकेस के रूप में प्रस्तुत करने का एक अवसर इंटरनेशनल ट्रेड शो हम सबके सामने है, जो उत्तर प्रदेश के इस पोटेंशियल को महसूस कर सके, इसको लेकर के आगे बढ़ सके। इसे लेकर के अनेक अभियान पिछले 6 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रारंभ किए हैं, जिनमें अपने परंपरागत उद्यम को आगे बढ़ाने के लिए 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की योजना, 75 जनपद हैं, 75 जनपदों में सबकी अपनी एक यूनिक प्रोडक्ट है। उत्तर प्रदेश के अंदर परंपरागत हस्तशिल्पी और कारीगरों को प्रोत्साहित करने के लिए पीएम विश्वकर्मा के रूप में जिस योजना को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अभी 17 सितंबर को शुभारंभ किया है, उन्हीं की प्रेरणा से उत्तर प्रदेश इस दिशा में पहले ही अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ा चुका था। तो ये तस्वीरें आपने देखी जो इंटरनेशनल ट्रेड शो में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे थे। चलिए यहां पे रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए।